आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे से। इसके पहले के वीडियोस में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे दोनों कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टर्मिनेटेड बाय अ नल /0। यहाँ पे ये जो /0 दिया हुआ है, ये जब भी हम स्ट्रिंग एंड करेंगे उसके लास्ट में ये /0 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जिससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा यहाँ तक ही है। ईच कैरेक्टर इन एरे ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी एंड द लास्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी नल /0। तो टर्मिनेशन कैरेक्टर /0 इज इम्पोर्टेंट इन अ स्ट्रिंग टू आइडेंटिफाई वेयर द स्ट्रिंग एंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ये /0 हर स्ट्रिंग में होगा और ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ओवर हो रही है। हम स्ट्रिंग को भी यहाँ पे डिफाइन करने का कुछ ऐसा नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डेटा टाइप हमारी क्या आ जाएगी, कैरेक्टर। उसके बाद नेम, यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम आ जाएगा और उसकी साइज आ जाएगी 10 की। सो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक हमारी जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल में अगर हम देखें तो 0 में हम एक एक अ, एक वेरिएबल में हमारा सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा। ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि नेम ऑफ 0 हमारा डी आएगा, नेम ऑफ 1 में ARSHAN, उसके बाद हमारा /0 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कंपाइलर को पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो रही है, इसलिए। फिर उसकी डिक्लेरेशन, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बस ऐसा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे डेटा टाइप में आपका कैरेक्टर आ जाएगा, वेरिएबल नेम आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, साइज पे आप उसे जो चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद उसका हम इनिशियलाइज किस तरीके का कर सकते हैं, उसकी मेथड नंबर 1 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कोमा सेपरेटेड करके भी लिख सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपने /0 लिखा है, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली भी समझ लेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे डबल कोट्स में लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये एक एक कैरेक्टर को अलग अलग वैल्यूज में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे दूसरी मेथड से इनिशियलाइज किया तो वो डी को 1 में ले लेगा, ए को 1 में ले लेगा, सभी को अलग अलग इंडेक्स में वो अपने आप ही ले लेगा। एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में आएगा हमारा। उसके बाद हम स्ट्रिंग को रीड इस तरीके से करेंगे। हमारा पहले सबसे पहले मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर हम कैरेक्टर नेम ऑफ 10, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर नेम, स्कैन एफ %s, और नेम को हम एंटर कर लेंगे। आप यहाँ पे मुझे बताना कि M% हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। अगर आपको पहले से पता है, मैं समझा उसके पहले, तो आप कमेंट में मुझे बताना कि यहाँ पे मैंने N% क्यों नहीं लिखा है। उसके बाद हम क्या करवा देंगे, नेम को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने दर्शन दिया था, हमारा आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, दर्शन। देर इज नो नीड टू यूज एड्रेस ऑफ M% ऑपरेटर इन scanf टू स्टोर स्ट्रिंग। अगर ये आपको पहले से पता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम स्ट्रिंग में ले तभी हमें N% यूज करने की जरूरत नहीं है। एज स्ट्रिंग नेम इन एरे कैरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ द एरे दैट इज नेम इंडिकेट्स द बेस एड्रेस ऑफ अ स्ट्रिंग एरे। जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिया है, वो नेम इंडिकेट कर देगा बेस एड्रेस को कैरेक्टर एरे में। scanf terminates its input on the first white space tab new line etc encountered। यहाँ पे हम स्पेस भी देंगे तो वो आएगा, तो हमें ये चीज़ का भी खास ध्यान एक रखना है। यहाँ पे देखिए हमने स्पेस स्पेस CE स्पेस लिखा, तो ऐसा यहाँ पे सिर्फ हमारे पास CE आया, उसके बाद का कुछ आया नहीं क्योंकि वो एनकाउंटर्ड हो गया है, इसलिए। फिर हम यहाँ पे एक गेटएस फंक्शन का यूज़ करके भी स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसका भी हैज़ इंक्लूड str.h, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया है यहाँ पे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम एरे को डिक्लेयर कर देंगे, स्ट्रिंग एरे को, और यहाँ पे एंटर नेम करेंगे। उसके बाद गेट एस करके हम डायरेक्ट नेम पे लिख सकते हैं, जिससे कि वो स्पेस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगा। प्रिंट एफ नेम एस %s इज इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने स्पेस करके लिखा है तो वो स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। गेटएस फंक्शन क्या करता है, गेटएस फंक्शन रीड कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टोर्ड देम एज अ स्ट्रिंग। वो कैरेक्टर्स को एक इनपुट में लेता है और उसको एक स्ट्रिंग की तरीके से स्टोर करता है। पुटेस क्या करता है, हमारा
प्रिंट्स कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो हमने इनपुट में दिया है उसको प्रिंट करता है स्टैंडर्ड वे में। उसके बाद है हमारा स्कैनएफ, रीड्स इनपुट अंटिल इट एनकाउंटर वाइट स्पेस, न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे जब भी हम स्पेस देंगे वो वहीं तक रीड करेगा, उसका आगे वो रीड ही नहीं करेगा। वेरेस गेटएस हमारा क्या करता है कि इनपुट को रीड करता है, चाहे स्पेस आए वो स्पेस को भी कंसीडर करता है। हमारा स्कैनएफ वो कंसीडर नहीं कर रहा था। ऊपर के एग्जांपल में आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने स्पेस एनकाउंटर हो गई थी यहाँ पे, तो उसके बाद उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे इसलिए हम गेट एस का यूज़ करेंगे। गेट एस does not stop reading input when it encounter white space, instead it take white space as a string। यहाँ पे white space को वो as a string ही कंसिडर करेगा, वो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर देगा प्रोग्राम को। उसके बाद है string handling function। string handling function, C has several inbuilt functions to operate a string। These functions are known as string handling function। उसमें सबसे पहला हमारा है strlen। तो ये strlen फंक्शन क्या काम करेगा कि वो रिटर्न कर देगा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ इंटीजर। इंटीजर में हमें दे देगा कि भाई आपकी इतनी की लेंथ की स्ट्रिंग आपने बनाई हुई है। उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, फिर यहाँ पे हम एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे string.h, जिसमें हमारे ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, फिर स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग, सारे के सारे जो फंक्शंस जितने भी हमारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस है वो हेडर फाइल स्ट्रिंग में स्टोर होंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम कैरेक्टर s1 ऑफ 10, यानी कि हम एक स्ट्रिंग एरे लेंगे जिसकी साइज हमारी क्या होगी 10 की। उसके बाद हम एक यूज़र के पास से स्ट्रिंग गेट करवाएंगे। उसके बाद उसको प्रिंट करवाएंगे, लेकिन क्या प्रिंट करवाएंगे, हम उसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमारा ये जो पहले CE से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही वो कंसिडर करेगा। ये पहले स्पेस को वो कंसिडर नहीं करेगा। जहाँ से हमारा कैरेक्टर स्टार्ट होगा उसके बाद जितनी भी स्पेस आएगी उसको वो कंसिडर करेगा। तो वो आउटपुट में क्या देगा 10। उसके बाद है दूसरा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन strcmp। वो क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, s1 और s2 को वो कंपेयर करके देगा कि रिटर्न्स 0 इफ s1 एंड s2 आर सेम। वो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा इफ s1 एंड s2 आर सेम होंगे। रिटर्न्स लेस देन 0 इफ s1 इज लेस देन s2। यहाँ पे लेस देन 0 रिटर्न कब करके देगा कि अगर स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 से छोटी हुई तो, और ग्रेटर देन 0 कब करके देगा जब s1 है वो s2 से बड़ा हुआ तब। एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, दो हमने एरे ले स्ट्रिंग एरे ले लिए, पहला है s1 हमारा और दूसरा है s2। यूज़र के पास से दोनों हम ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, str कंपेयर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं s1 और s2 के लिए। अगर वो दोनों 0 आए तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि हाँ भाई हमारी स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर वो 0 नहीं आते हैं तो हम क्या कह देंगे कि हमारे स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या एंटर किया, स्ट्रिंग 1 में कंप्यूटर और दूसरे में भी हमने क्या एंटर किया कंप्यूटर। तो ये दोनों सेम है, तो वो क्या करके देगा कि हाँ भाई स्ट्रिंग्स हमारी सेम है। ये सेम एग्जांपल दूसरी बार भी आप देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। उसमें हमारा क्या है, कैरेक्टर s1, उसमें हमने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं की है और सिर्फ यहाँ पे लिख दिया 13, और s2 यहाँ पे हमने क्या कर दिया 13। ये दोनों अलग अलग है, ये हमें पता है। अब सबसे पहले देखते हैं str कॉपी। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग जो जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉपीज सेकंड स्ट्रिंग टू फर्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हमारी सेकंड होगी उसको कहाँ पे कॉपी कर देगा, फर्स्ट में। str कॉपी string 1 s1 s2 copies the string s2 into s1 and so s1 is now there and s2 remains unchanged। जो यहाँ पे हमारा ये देर था उसको वो यहाँ पे देर में कॉपी कर देगा, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। s1 में चेंज होकर क्या आ जाएगा, THERE आ जाएगा, THEIR के बदले। उसके बाद है strcat s1 s2 appends second string at the end of the string 1। strcat a copy of string s2 is appended at the end of the string s1। now s1's become there।
अब ये str.cat क्या करेगा कि ये जो देर है उसको यहाँ पे लाएगा देर में और उसके पीछे लिख देगा, मतलब कि उसको अपेंड कर देगा। कॉपी यहाँ पे S2 की कॉपी एक यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन S2 तो हमारा देर ऐसे ही रहेगा, लेकिन S1 जब भी हम प्रिंट करवाएंगे तो वो उस ये फंक्शन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देर देर। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद है strchr, returns a pointer to the first occurrence of a given character in string 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि %s strch s1 i, तो यहाँ पे हम क्या चेक करवा रहे हैं कि i कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी हमारा i आएगा स्ट्रिंग 1 में तो वहाँ से वो पूरी रिटर्न करके देगा वैल्यू। जहाँ से भी हमें वैल्यूज चाहिए, मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि THEIR, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें H से यहाँ पे करेंगे तो HEIR हमारे पास आ जाएगा, T को वो स्किप कर देगा, इसलिए strchr फंक्शन यूज होता है। उसके बाद str वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इन S2 इन S1। यहाँ पे देखें हम एग्जांपल में देखते हैं %s str S1 में HE से हम कर रहे हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, हमारा IR यहाँ पे आउटपुट में हमारा S1 के लिए वो आ जाएगा। उसके बाद और स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हम देखते हैं थोड़े। उसके बाद है strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। वो क्या करके देगा, जो हम रिवर्स करने के लिए फॉर लूप की मदद से उसको उल्टा करके कर रहे थे वो डायरेक्ट हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। रिवर्स अ स्ट्रिंग strrev S1 हम लिख देंगे तो यहाँ पर हमने जो भी लिखा होगा उसको वो क्या रिवर्स कर देगा, RIEHT, यहाँ पर हमने कैपिटल दिया है तो वो कैपिटल ही आएगा। उसके बाद है strlwr, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये क्या करके देगा कि जो भी हमारा अपर केस में होगा उसको क्या करके देगा लोअर केस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी हमारा अपर केस में है तो वो उसके क्या करके देगा लोअर केस में। उसके बाद है स्ट्रिंग अपर क्या करके देगा कि जितने भी सारे होंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जो अपर केस में होगा उसको तो वैसे ही रखेगा, लेकिन बाकी के सारे जो लोअर केस में होंगे उसको क्या कर देगा अपर केस में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टी अपर केस में ही है, बाकी के 4 क्या है लोअर केस में, तो उन सभी को वो क्या कर देगा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग कॉपीज फर्स्ट n कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग S2 टू S1। अब यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पास S1 क्या है ब्लैंक है, उसके बाद S2 हमारे पास क्या है टेर लिखा हुआ है। जब भी हम strn कॉपी करेंगे तो वो क्या करेगा S1 S2, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है n, कि हमें कितने वैल्यूज तक चाहिए, तो वो n यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1 और 2 ये दो ही वैल्यू सिर्फ क्या करेगा वो प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या आया, सिर्फ TH ही आया। उसके बाद है strncat, यहाँ पे वो क्या करेगा, हमने पहले strcat में देखा था वो क्या कर रहा था कि अपेंड कर रहा था S2 को, कहाँ पे ले रहा था वो S1 में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमें जितनी वैल्यूज चाहिए उतनी ही वो लेके देगा। यहाँ पे S1 हमारा क्या है देर, S2 क्या है THERE देर है, और हम कहाँ तक जा रहे हैं 2 तक, तो वह सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स को लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में THEIR ने TH, सिर्फ वो 2 ही वैल्यूज लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन करके दिया हुआ है कि भैया 2 ही लो। अगर हम यह डिफाइन ना करें तो वो सारी की सारी वैल्यूज लेगा, तो हाँ वो हमारा क्या हो जाएगा strncat हो जाएगा, n नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस इतना ही होगा। कुछ और फंक्शंस है ये सभी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार आपको ये पूछ सकते हैं कि सिर्फ आप फंक्शन के नेम लिखो और उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो, तो ये सारे को सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। उसके बाद है strncmp, ये क्या करेगा कंपेयर करेगा, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक हम चाहे, इसलिए यहाँ पे एक और ऐड होगा n। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि THERE और THEIR हम यहाँ पे कंपेयर करवा लेंगे, लेकिन कहाँ तक 3 कैरेक्टर्स तक ही, 1 2 और 3। तो यहाँ पे THE है और यहाँ पर पे TH है, तो वो क्या रिटर्न करके देगा 0। अगर ये सेम नहीं होते तो वो क्या रिटर्न करके देगा कि भाई आपके यहाँ पे सेम नहीं है। उसके बाद है STRSCR, तो यहाँ पे क्या होगा, वो रिटर्न्स द लास्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1। तो वो जितने भी बार अकरेंस हुआ है वहां से वो स्टार्ट करेगा। जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे S2 के लिए करवा रहा हूँ E, तो जो यहाँ से हमारा E है वो वहां से स्टार्ट करेगा और जितने
भी बार जहाँ पर भी लास्ट हमारा ई मिलेगा वो वहां तक जाएगा। अगर हमने यहाँ पर THEREEE लिखा हुआ होता तो वो जितनी बार भी ई लास्ट में जहाँ पर भी हमारा ई आता ना तो वो वहां तक उसको प्रिंट करता। तो बस यहीं तक ही है हमारा। आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 ओवर होता है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो से। आई होप कि ये आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए। अगर क्लियर ना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।